देखो हमारा जो ये विश्व का मानचित्र है एक टाइम पर वो कुछ ऐसा दिखता था। ठीक है। तो फिर ये आज वापस ऐसे कैसे पहुंचा जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। देखो ये जो विश्व का मानचित्र है इसमें महाद्वीपों की स्थिति यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में एक समय लगा है। और उसी समय को हम विभिन्न पड़ावों के माध्यम से आज समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। जिसमें अलग अलग समय में अलग अलग विद्वानों ने इस सिद्धांत को मजबूत किया है कि महाद्वीपों और महासागरों का स्थानांतरण हुआ है। तो सभी कुछ जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वेगनर के कंसेप्ट को। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है। उन्होंने कहा था कि कार्बोनिफेरस युग में संसार के सभी महाद्वीप एक साथ एकत्रित थे, जिसे उसने पेंजिया नाम दिया। मतलब आज जो हमारा विश्व का मानचित्र है जैसा दिखता है वो एक टाइम पर कैसा था, एक साथ जुड़ा हुआ था, जिसे उसने पेंजिया का नाम दिया। ठीक है। और ये समय था कार्बोनिफेरस युग में। ठीक है। वेगनर का मानना था कि आज के सभी महाद्वीप इसी विशाल पेंजिया के ही भाग थे। मतलब आज जो हमारा विश्व मानचित्र है वो इसी पेंजिया का ही भाग था। ये पेंजिया चारों ओर से एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था, जिसे वेगनर ने पैंथालसा कहा। ठीक है। मतलब जो ये पेंजिया है वो चारों ओर से एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था, और इस महासागर का नाम वेगनर ने पैंथालसा कहा। पैंथालसा का अर्थ है जल ही जल। ठीक है। और 20 करोड़ साल पहले पेंजिया टूटा, और टूट करके वो दो भागों में बटा। ठीक है। उत्तरी भाग कहलाया लॉरेशिया और दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। ठीक है। मतलब 20 करोड़ साल पहले ये पेंजिया टूटा, और उत्तरी भाग कहलाया इसका लॉरेशिया और दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। ठीक है। ये वेगनर ने अपना कंसेप्ट दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और ऐसा नहीं कि वेगनर ने हवा में ये बातें कही हैं, बल्कि इसके पीछे उन्होंने अपने कुछ फैक्ट्स, कुछ प्रूफ भी दिए हैं। ठीक है। जैसे सबसे पहला जिग्सॉ फिट, मतलब अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को आपस में मिलाया जा सकता है। जैसे दक्षिण अमेरिका को ब्राजील के साथ फिट किया जा सकता है, और जो संयुक्त राज्य अमेरिका वाला पोर्शन है वो उत्तरी यूरोप के साथ आसानी से फिट किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा प्रमाण क्या है, दोनों तटों पर पर्वतमालाओं की उपस्थिति। मतलब जो कैलिडोनियन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, बाय लोकेशन हम देख लेते हैं। कैलिडोनियन पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वतमाला से लेकर यूरोप में नॉर्वे तक अपना विस्तार रखती है। जाहिर सी बात है बीच में ये है अभी अटलांटिक महासागर। ठीक है। तो जब ये पर्वतमाला यहां से लेकर यहां तक फैली हुई है तो इसका मतलब ये है कि एक समय पर ये आपस में जुड़े हुए होंगे। ठीक है। और इस पर्वतमाला का निर्माण कैलिडोनियन ओरोजेनी नाम की भूवैज्ञानिक घटना के दौरान हुआ था। मतलब इन दोनों पर्वतमालाओं में एक समानता दिखती है। ठीक है। जो ये साबित करते हैं कि ये आपस में क्या थे, कभी कनेक्टेड थे। नेक्स्ट क्या इन्होंने प्रूफ दिया, ग्लोसोटेरिस वेजिटेशन। ठीक है। ग्लोसोटेरिस वेजिटेशन के जो प्रमाण हैं वो भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, जो ये प्रमाणित करते हैं कि एक टाइम पर ये भाग क्या रहे होंगे, आपस में एक जगह पर आपस में जुड़े हुए होंगे। ठीक है। और कुछ अन्य प्रमाण भी यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे जो लाइट अवसादी चट्टाने हैं वो भारत के साथ साथ अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। ठीक है। मतलब इस वाले पोर्शन में एक साथ टिलाइट अवसादी चट्टाने पाई जाती हैं। ब्राजील में सोने की शिराएं हैं और घाना में सोने के निक्षेप हैं। ठीक है। यहाँ पर ब्राजील देश है, यहाँ पर सोने की सिराएं हैं। ठीक है। और इसके निक्षेप घाना कंट्री में मौजूद हैं। तो ये भी साबित करता है कि ये पूरा पोर्शन क्या था, कभी आपस में जुड़ा हुआ था। अनेक जीवाश्मों के अवशेष भी यह सिद्ध करते हैं कि कभी विश्व के महाद्वीप आपस में जुड़े हुए होंगे। ठीक है। तो इस प्रकार वेगनर ने जो अपने पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत किए, ठीक है, उससे ये बात साबित होती है कि विश्व के सभी महाद्वीप आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे। लेकिन सवाल क्या आता है, सवाल उठता है कि वे अलग हुए कैसे। मतलब वो कौन से ऐसे फोर्सेस थे जिन्होंने इनको एक दूसरे से अलग किया। ठीक है। इस संदर्भ में भी वेगनर ने बल प्रस्तुत किए हैं, प्रवाह संबंधी बल। पहला उन्होंने कहा ज्वारीय बल। ठीक है। सूर्य और चंद्रमा का जो ज्वारीय बल है उसके कारण क्या हुआ, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर खिसकने लगे। तो उत्तरी और दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर खिसके, किसके कारण, ज्वारीय बल के कारण। दूसरा बल उन्होंने क्या प्रस्तुत किया, पोलर बल या ध्रुवीय बल। ठीक है, ध्रुवीय फ्लाइंग बल। इसके कारण क्या हुआ, अफ्रीका और यूरेशिया के खंड एक दूसरे के नजदीक आए। मतलब वो कुल मिला के जो आज का एक प्रेजेंट कंडीशंस बनता है उसके पीछे उन्होंने दो बल प्रस्तुत किए, ज्वारीय बल और पोलर बल। ठीक है। और इस पोलर बल के कारण किस पर्वतमाला का निर्माण हुआ, अल्पाइन पर्वतमाला का निर्माण हुआ। ठीक है। लेकिन यही दोनों बल उनकी आलोचना के सबसे बड़े कारण बने। क्यों,
क्योंकि वेगनर क्या मानते थे, वेगनर मानते थे कि जो महाद्वीप है वो सियाल के बने हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं महाद्वीप सबसे ऊपर का जो पोर्शन है वो सियाल का बना हुआ है और महासागरीय तल किसके बने हुए हैं, सीमा के बने हुए हैं। तो उनका मानना था कि महासागर सीमा के बने हैं और महाद्वीप सियाल के बने हैं और सियाल सीमा के ऊपर बिना किसी रुकावट के तैर रहे हैं। ये वेगनरों का मानना था। ठीक है, तो आलोचना किस बात पे हुई कि अगर वेगनर ये मानते हैं कि सियाल बिना किसी रुकावट के सीमा के ऊपर तैर रहा है, तो फिर उन्होंने जो ये पर्वतमालाएं बताई, ठीक है, रॉकीज, एंडीज और अल्पाइन पर्वतमाला, उसका निर्माण कैसे हुआ? क्योंकि पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, किसी अवरोध के कारण होता है। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला आपने देखा, यहाँ बीच में था टैथिस समुद्र, ठीक है, उत्तर में थी यूरेशियन प्लेट, ठीक है, और दक्षिण से आई इंडियन प्लेट। ठीक है, तो इंडियन प्लेट ने जैसे फोर्स पैदा किया, उत्तर की ओर मूव हुई, उत्तर में यूरेशियन प्लेट स्थिर थी। ठीक है, और बीच में टैथिस सागर के अवसादों में क्या पड़ने लगे, मोड़ पड़ने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से वलित पर्वतमाला का निर्माण हुआ। तो पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, किसी अवरोध के कारण होता है। तो यहाँ पर क्या है, अगर महाद्वीप बिना किसी रुकावट के तैर रहे थे तो उनमें अवरोध पैदा कहां से हुआ, जिसके कारण पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ। तो ये एक प्रमुख आलोचना बनी। तो यहाँ पर उन्होंने जो ज्वारीय बल की कल्पना प्रस्तुत की थी वो एक प्रमुख आलोचना का विषय बन गई। दूसरा, ज्वारीय बल में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो महाद्वीपों को पश्चिम की ओर धकेल दे। ठीक है, ज्वारीय बल के कारण केवल समुद्र में, महासागरों में क्या आते हैं, ज्वार भाटाएं आती हैं। ठीक है, वो महाद्वीपों का विस्थापन नहीं कर सकती हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब ज्वारीय शक्ति वर्तमान की तुलना में 1 लाख गुना अधिक हो। ठीक है, लेकिन इतनी शक्ति में पृथ्वी का घूर्णन 1 साल में ही बंद हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए, वेगनर की जो मान्यताएं थी और उसके संदर्भ में उन्होंने जो बल प्रस्तुत किए वो उनके कंसेप्ट के लिए सबसे बड़े विरोधी साबित हुए। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने महाद्वीपों के विस्थापन का एक नया कंसेप्ट हमारे सामने रख दिया था। भले वो उसके पीछे के जो प्रमुख बल है, जो उत्तरदायी कारक है, वो उन तक नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने वो चिंगारी शुरू कर दी थी जिसके कारण ये माना गया कि महाद्वीप भी विस्थापित हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो कंसेप्ट है, वेगनर का कंसेप्ट, यहाँ पर सामने आता है। ठीक है, इसके बाद ऑर्थर होम्स का कंसेप्ट को यहाँ पर हम शामिल करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्थर होम्स ने संवहन सिद्धांत प्रस्तुत किया था और यही संवहन महाद्वीपों के विस्थापन के लिए एक प्रमुख उत्तरदायी बल के रूप में काम करती है। ठीक है, जिसे प्रस्तुत किया था ऑर्थर होम्स ने। तो उन्होंने वेगनर के कंसेप्ट को आगे बढ़ाने में मदद की। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मेंटल में रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद होते हैं। पृथ्वी की जो आंतरिक परत होती है ना, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये हमने पिछली वीडियो में भी जाना था। ठीक है, तो यहाँ पर मेंटल में रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद होते हैं। ठीक है ना, जिनके विघटन से पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, लेकिन ये ऊर्जा मेंटल में सभी जगह एक समान नहीं है। कहीं उनकी मात्रा बहुत ही कम है और कहीं उनकी मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस अंतर के कारण क्या होगा, ताप में अंतर आ जाएगा। तो इस ताप भिन्नता के कारण मेंटल में संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं और होम्स के अनुसार पूरे मेंटल में इसी प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान होता है। ठीक है, और इन धाराओं से उत्पन्न बल ही महाद्वीपों को विस्थापित करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, ऑर्थर होम्स ने जो संवहन धारा प्रस्तुत की, उसने किसको बल दिया, उसने बल दिया वेगनर के कंसेप्ट को। वेगनर के कंसेप्ट में जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर रह गया था, ठीक है, जो क्या है आवश्यक बल, वो ऑर्थर होम्स ने उसे पूरा किया। ठीक है, और धीरे धीरे जो महाद्वीप और महासागरों का जो कंसेप्ट है वो आगे बढ़ने लगा। अब लोगों को ये विश्वास होने लगा कि यस, महाद्वीप और महासागर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या होने लगी, मैपिंग ऑफ ओशियन फ्लोर, समुद्र तल की मैपिंग होने लगी। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद महासागरीय उच्चावच के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए समुद्री अभियान चलाए गए। समुद्र के अंदर किस प्रकार की स्थलाकृतियां मौजूद हैं भी या नहीं है, या फिर वहां पर पूरा फ्लैट है, इसको जानने के लिए उसकी मैपिंग करनी आवश्यक थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी मैपिंग शुरू की गई और इस मैपिंग से क्या निकल के सामने आया, महासागरों में 3 प्रकार के प्रमुख उच्चावच। ठीक है, सबसे पहला इसमें मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशियनिक रिज। सभी महासागरों के मध्यवर्ती भाग में एक कटक पाई गई। ठीक है, जिसमें अटलांटिक महासागर की जो कटक है, मध्य महासागरीय कटक है, वो बहुत ही फेमस है क्योंकि वो आसानी से महासागर के मध्यवर्ती भाग में दृष्टिगोचर होती है। ठीक है, ये महासागर में डूबी हुई पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कौन? मध्य महासागरीय कटक। ठीक है,
इस कटक का मध्यवर्ती भाग वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसके सारे महासागर में निरंतर नई चट्टाने की परत का निर्माण होता रहता है। जब इसकी मैपिंग की गई तो देखा गया तो एक्चुअल में जो ये कटक है उसके बीच में क्या है, ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। मतलब यहां से निरंतर लावा की परत इसके कटक के दोनों ओर बह रही है। ठीक है, नई परत का निर्माण हो रहा है, लावा के कारण नई परत का निर्माण हो रहा है। तो जब मैपिंग की गई तो तब ये तो इस प्रकार की घटना सामने आई। इसी वजह से महासागरीय नितल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों की चट्टानों की अपेक्षा नवीन है। कौन नवीन है? महासागरीय नितल की चट्टानें। जाहिर सी बात है, जब ज्वालामुखी लावा निरंतर यहाँ पर बहेगा तो यहाँ पर जो चट्टानें होंगी वो नवीन ही होंगी। ठीक है, क्योंकि महाद्वीपों की चट्टानें तो बन चुकी हैं, उनका निर्माण अब नहीं हो रहा है, लेकिन इन कटक के सारे निरंतर नई चट्टानों का निर्माण हो रहा है। तो ये थी मध्य महासागरीय कटक। नेक्स्ट है इसमें वितलीय मैदान, एबिसल प्लेन्स। ठीक है, मध्य महासागरीय कटक और महाद्वीपीय तटों के बीच में ये मैदान पाए जाते हैं। मतलब जो ये मध्य महासागरीय कटक है और जो ये महाद्वीपीय तट है, इनके बीच में ये वितलीय मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको इस तरीके से देखें तो ये महाद्वीपीय किनारे हो गए और ये मध्य महासागरीय कटक हो गई, जहां से निरंतर लावा की परत बिछ रही है। तो बीच के इस मैदान को वितलीय मैदान कहते हैं, जो कि महासागर के सबसे बड़े भूभाग में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन? वितलीय मैदान, एबिसल प्लेन्स। नेक्स्ट है इसमें महाद्वीपीय सीमा। ठीक है, इसमें 4 प्रकार के स्थलाकृतियां पाई जाती हैं: महाद्वीपीय मग्न तट, मग्न ढाल, उभार और गहरी खाइयां। तो इस प्रकार ओशन फ्लोर की मैपिंग से एक नई बात सामने आई है कि महासागरों के अंदर निरंतर क्या हो रहा है, नई परत बन रही है। ज्वालामुखी लावा के कारण हमेशा नई परत का निर्माण हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसके बाद की जो स्टडी हुई, अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस की स्टडीज, ठीक है, उससे एक नई शॉकिंग इंफॉर्मेशन हमें हाथ लगी है। वो क्या था कि ओशन फ्लोर का जब मैपिंग की गई उससे एक नया पैटर्न हमें देखने को मिला। वो पैटर्न क्या था? वो पैटर्न था कि महासागरीय किनारों पर भूकंपों की पेटियां पाई जाती हैं। मतलब इसको जब मानचित्र में देखने का प्रयास करेंगे तो जो ये काला जो एरिया है, ये जो एरिया है ये है भूकंप जोन। ठीक है ना, जितना भी आप ये काला छाया युक्त क्षेत्र देख रहे हैं ये भूकंप जोन है। और ये भूकंप जोन कहां पाया जा रहा है? ये पाया जा रहा है महाद्वीपीय किनारों पर। ठीक है, जबकि मध्य महासागरीय कटक से ज्वालामुखी उद्गार होने के कारण निरंतर नई स्थलाकृतियां बन रही हैं। मतलब मध्य महासागरीय कटक के सारे तो क्या हो रहा है, ज्वालामुखी उद्गार के कारण नई परत का निर्माण हो रहा है। लेकिन जो महाद्वीपीय किनारे हैं वहां पर भूकंप उत्पन्न हो रहे हैं, भूकंपों के जोन पाए गए। ठीक है ना, और महासागर के किनारों पर भूकंपों की पेटियों का पाया जाना इस बात का संकेत है कि यहाँ पर गहरी खाइयां मौजूद हैं, जिसके सारे भूकंपीय ऊर्जा बाहर आती है। तो भूकंप आते कैसे हैं? पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा जब बाहर निकलती है तो बाहर निकलने के लिए कुछ स्थान चाहिए ना, तो वो स्थान पृथ्वी के कमजोर पार्ट होते हैं। ठीक है, तो जहां पर गहरी खाइयां मौजूद होती हैं वहीं से ये ऊर्जा बाहर निकलती है। तो इससे एक और नया पैटर्न देखने को मिला कि मध्य महासागरीय कटक के बाद महाद्वीपीय जो किनारे हैं वहां पर क्या है, गहरी खाइयां मौजूद हैं। ठीक है, जिनके सहारे भूकंपीय ऊर्जा बाहर निकलती है। और इसके साथ साथ भूकंपों के वितरण और पुरा चुंबकत्व के सिद्धांत के विकसित होने के बाद एक नई संकल्पना का उदय हुआ, जिसे कहा गया सी फ्लोर स्प्रेडिंग। क्या है ये चीज सी फ्लोर स्प्रेडिंग? सी फ्लोर स्प्रेडिंग को हैरी हेस ने प्रस्तुत किया था 1961 में। उन्होंने कहा था कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी क्रिया निरंतर होती रहती है। जैसे कि अभी हमने जाना कि मध्य महासागरीय कटक से क्या हो रहा है, निरंतर लावा की परत बाहर आ रही है। ठीक है, तो ज्वालामुखी क्रिया हो रही है जिससे वहां पर बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकलता रहता है। ठीक है, और धरातल पर निरंतर नई परत का निर्माण होता रहता है। इससे क्या हो रहा है, नई परत बिछ रही है। लावा निरंतर बहेगा तो नई परत ही बिछेगी। ठीक है, उन्होंने और स्टडी की और देखा कि मध्य कटक के समीप की चट्टानें नई हैं और कटक से जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है चट्टानें पुरानी होती जा रही हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो ये जैसे मध्य महासागरीय कटक है, ठीक है, जिससे नई हमेशा नई लावा की परत बिछ रही है, तो जब उन्होंने देखा कि जो इसके समीप की चट्टानें हैं, कटक के समीप की चट्टानें हैं, वो कैसी हैं, वो नई चट्टानें हैं। और जैसे जैसे कटक से दूर होते जा रहे हैं चट्टान कैसी होती जा रही है, पुरानी होती जा रही है। ठीक है,
ऐसा चट्टानों में पाए जाने वाले चुंबकीय गुणों के आधार पर मापा गया। पूरा चुंबकत्व का सिद्धांत है, ठीक है, जिसके आधार पर यह साबित हुआ कि मध्य महासागरीय कटक से जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, चट्टानें पुरानी होती जा रही हैं और कटक के समीप की चट्टान कैसी है? नई चट्टानें हैं। ठीक है, मध्य महासागरीय कटक से निरंतर नई परत के बनने से महासागरीय तल का विस्तार हो रहा है और इसे ही उन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग का नाम दिया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि मध्य महासागरीय कटक से जब निरंतर नई परत आती है, नई परत बिछती है, तो इससे क्या है? इससे महासागर का जो ये तल है, महासागर का जो तल है उसका विस्तार हो रहा है। ठीक है, यहाँ से नई परत आ रही है तो उसका विस्तार हो रहा है और इसी को उसने सी फ्लोर स्प्रेडिंग का नाम दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि यदि महासागर तल का निरंतर विस्तार हो रहा है तो फिर महासागरों का आकार भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ये मध्य महासागरीय कटक है और इससे निरंतर नई परत बन रही है, तो नई परत बन रही है यहाँ से और यहाँ से, तो इससे क्या होगा? इस महासागर का आकार बढ़ना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे वो महासागर इधर बढ़ना चाहिए और अगर महासागर इधर बढ़ रहे हैं तो महाद्वीपों का आकार सिकुड़ना चाहिए। ठीक है, अगर महासागर ऊपर आने लगे तो फिर महाद्वीप क्या होने चाहिए? छोटे होने चाहिए, महाद्वीप जलमग्न हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हेस का कहना है कि मध्य महासागरीय कटक से जब नई महासागरीय भूपर्पट्टी बनती है तो उसके निरंतर फैलाव के साथ साथ महाद्वीपीय किनारों पर वह क्षेपित भी होती रहती है। ठीक है, मतलब मध्य महासागरीय कटक से जो निरंतर नई परत बन रही है, वो नई परत बनने के साथ साथ वो महासागरीय किनारों पर क्षेपित हो रही है। क्षेपित का अर्थ है सबडक्ट, मतलब नीचे घुस रही है। तो जैसे ये महाद्वीप किनारे हैं, ठीक है, और ये महासागर तल है, तो ये जो निरंतर नई परत बन रही है वो महासागरीय किनारों पर नीचे की ओर क्षेपित हो रही है। इसीलिए भूकंपों की जो मेखलाएं बन रही थी, ठीक है, जैसा कि आपने अभी मानचित्र में देखा था कि महाद्वीपीय किनारों पर ही भूकंपों की मेखलाएं बन रही थी, जोन बन रहे थे। ठीक है, इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ यही था कि महाद्वीपीय किनारों पर गहरी खाइयां मौजूद हैं जिनके सारे भूकंपीय तरंगें बाहर आती हैं। ठीक है, भूकंपीय ऊर्जा बाहर आती है, इसीलिए यहाँ पर भूकंपीय जोन सबसे ज्यादा मात्रा में देखे गए थे। ठीक है, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये मध्य महासागरीय कटक है। ठीक है, यहाँ से निरंतर नई परत का निर्माण हो रहा है और महाद्वीपीय किनारों पर ये सबडक्ट हो रही हैं। ठीक है, क्षेपित हो रही हैं। तो भूकंपों के वितरण के आधार पर यही निष्कर्ष निकाला गया कि मध्य महासागरीय कटक के आसपास भूकंप उद्गम केंद्र कम गहराई पर थे, जबकि महासागरीय किनारों पर फोकस बहुत अधिक गहराई पर थे। ठीक है, फोकस क्या होता है? फोकस धरती के अंदर जहां पर सबसे पहले भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे फोकस कहते हैं। ठीक है, और इस फोकस के ठीक ऊपर धरती का वो स्थान जहां पर भूकंप सबसे पहले अनुभव किया जाता है उसे कहते हैं एपिसेंटर। ठीक है ना, तो महासागरीय किनारों पर फोकस की जो गहराई थी वो बहुत अधिक गहरे थे। ठीक है, क्योंकि सबडक्शन की प्रोसेस में वो खाइयां बहुत अधिक गहरी थी, जबकि मध्य महासागरीय कटक पर जो फोकस की गहराई थी बहुत ही कम गहराई पर थी। ठीक है, क्योंकि ज्वालामुखी लावा के उद्गार के साथ साथ भूकंप का आना बहुत ही सामान्य बात है। तो हेस के अनुसार यदि ज्वालामुखी परपट्टी से नई परपट्टी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी होता है। ठीक है, तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया सी फ्लोर स्प्रेडिंग से कि मध्य महासागरीय कटक से जो नई परत बनती है वो महाद्वीपीय किनारों पर क्षेपित हो जाती है और क्षेपित हो जाकर के वो पुनः मेंटल में वो प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो इस वजह से महासागर का विस्तार नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये था सी फ्लोर स्प्रेडिंग और इस सी फ्लोर स्प्रेडिंग ने जो सबसे ज्यादा बूम किया जिस थ्योरी को, जिस कंसेप्ट को, वो थी प्लेट टेक्टोनिक। तो महाद्वीपों और महासागरों के वितरण के अध्ययन में एक नवीन क्रांति तब आई जब प्लेट टेक्टोनिक का कंसेप्ट हमारे सामने आया। प्लेट टेक्टोनिक कंसेप्ट के अनुसार पृथ्वी की भूपर्पट्टी अनेक टुकड़ों में बटी हुई है। इन टूटे हुए टुकड़ों को ही प्लेट कहा जाता है। ठीक है, आप इस चित्र में देख लीजिए कि ये जो पूरा महाद्वीप और महासागरों का जो वितरण देख रहे हैं उसे आप ये अलग अलग टुकड़ों में देख सकते हैं। ठीक है ना, ये जो टुकड़े हैं ये एक प्लेट है। ठीक है, तो पृथ्वी की जो भूपर्पट्टी है, जो क्रस्ट है, वो क्रस्ट अनेक टुकड़ों में टूटी हुई है। ठीक है, और इन टुकड़ों को ही प्लेट कहा जाता है। और ये कंसेप्ट किसने दिया? ये कंसेप्ट दिया 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? उनके अनुसार एक प्लेट में भूपर्पट्टी और ऊपरी मेंटल को शामिल किया जाता है।
देखिए पृथ्वी की जो आंतरिक परत है वो 3 भागों में बटी हुई है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था। तो क्रस्ट की जो मोटाई है और जो मेंटल का जो अपर पोर्शन है, ये मिलकर बनता है क्या? ये मिलकर बनता है प्लेट। ठीक है, ये प्लेटें दुर्बलता मंडल के ऊपर क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि मेंटल के ऊपरी जोन को क्या कहा जाता है? एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, जो कि क्रस्ट से मोहो डिस्कंटिन्यूटी से अलग होती है। ठीक है, तो ये जो प्लेट है, ये प्लेट इस एस्थेनोस्फीयर जोन के ऊपर तैर रही है। ठीक है, ये अर्ध तरल अवस्था में है। ठीक है, प्लेटों की मोटाई महासागरों में 5 से 100 किलोमीटर के बीच में होती है, जबकि महाद्वीपों में लगभग 200 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने जाना था। यहाँ पर जो महाद्वीप और महासागरों का जो वितरण है वो प्लेट के ऊपर मौजूद है। ठीक है ना, यहाँ पर हम प्लेट के अंतर्गत सिर्फ महाद्वीपों को शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, बल्कि महासागर भी प्लेट का हिस्सा है। ठीक है, इसीलिए जो प्लेट कंप्लीटली महासागरीय भाग से घिरी हुई है वो महासागरीय प्लेट कहलाती है। ठीक है, मतलब जैसे प्रशांत महासागर की प्लेट है वो कंप्लीटली क्या है? महासागरीय प्लेट है। उसका घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है। कुछ प्लेटें क्या होती हैं? महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं। ठीक है, जैसे यूरेशियन प्लेट है, उसका घनत्व कम होता है। ठीक है, उस मतलब उसमें केवल महाद्वीपों की प्रधानता है। और कुछ प्लेट महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट होती है, मतलब उसके आधे पोर्शन में महाद्वीप होते हैं और आधे पोर्शन में महासागर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर 7 प्रमुख प्लेटें हैं। ठीक है, जैसे अंटार्कटिक प्लेट है, महाद्वीप महासागर प्लेट है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, महाद्वीप महासागर प्लेट है, दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, महाद्वीप महासागर प्लेट है, प्रशांत महासागर प्लेट है, कंप्लीटली महासागर प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, महाद्वीप महासागर प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, महाद्वीप महासागर प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है। जबकि कुछ अन्य प्रमुख गौण प्लेटें भी हैं, जैसे कोकोस प्लेट है। ठीक है, कहाँ पर मौजूद है? आप देख सकते हैं, ये मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच की प्लेट है। ठीक है, कोकोस प्लेट। नेक्स्ट है इसमें नाज़का प्लेट। कहाँ पर मौजूद है? आप देख सकते हैं, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में मौजूद है। नेक्स्ट है इसमें अरेबियन प्लेट। तो ये जो अरब प्रायद्वीप का भूभाग है ये अरेबियन प्लेट है। ठीक है, ये पूरी तरीके से महाद्वीपीय प्लेट है, छोटी प्लेट है। नेक्स्ट है इसमें फिलीपींस प्लेट। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच का भाग है ये फिलीपींस प्लेट। नेक्स्ट है कैरोलिन प्लेट। तो न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपींस और इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ छोटी छोटी गौण प्लेटें भी इसमें मौजूद हैं। लेकिन सवाल क्या है? सवाल है कि प्लेटें गतिशील होती हैं, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। और इनकी गतिशीलता का कारण क्या है? पृथ्वी के भीतर की मौजूद अत्यधिक ऊर्जा। जब वो बाहर निकलती है तो ये ऊर्जा ही उन प्लेटों को पुश करती है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। ठीक है ना, और ये ऊर्जा निकलती कैसे है? जैसा कि हमने जाना था कि पृथ्वी के भीतर क्या मौजूद है? रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद है। उनका क्षय होता है तो उससे ऊर्जा निकलती है। दूसरी ऊर्जा किससे निकलती है? अवशिष्ट ताप से। देखो, अवशिष्ट ताप का मतलब है कि किसी प्रक्रिया से कार्य करने के दौरान उत्पन्न ऊर्जा, मतलब सबडक्शन। तो जब सबडक्शन की प्रक्रिया में प्लेटें एक दूसरे के नीचे क्षेपित होती हैं, ठीक है, तो इनके क्षेपण की प्रक्रिया से जो ऊर्जा निकलती है, ठीक है, वो ऊर्जा अवशिष्ट ताप में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार पृथ्वी के भीतर से ऊर्जा निकलती रहती है, अपार मात्रा में ऊर्जा, और यही ऊर्जा प्लेटों को गतिशील बनाती है। ठीक है ना, इनकी गतिशीलता कैसे होती है? देखो, कुछ प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में मूव करती हैं। ठीक है, और ऐसा कब होता है? ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण। ठीक है, जैसे कि हमने जाना कि मध्य महासागरीय कटक, जहां से निरंतर ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे उद्गार की प्रक्रिया में प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में। ठीक है, कुछ प्लेटें क्या होती हैं? कुछ प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती हैं। ठीक है, एक दूसरे के नजदीक आती हैं, और इस प्रक्रिया में क्या होता है? सबडक्शन होता है। ठीक है, अभी हमने देखा ना सबडक्शन की प्रक्रिया। तो प्लेटें जब एक दूसरे के नजदीक जाती हैं तो वो सबडक्ट हो जाती हैं, एक प्लेट दूसरे के नीचे क्षेपित हो जाती हैं, घुस जाती हैं। ठीक है, और कुछ प्रक्रिया में प्लेटें एक दूसरे के सहारे मूव होती हैं। ठीक है, वो ना तो एक दूसरे से दूर जाती हैं, ना वो एक दूसरे के पास आती हैं, बल्कि वो एक लाइन के सहारे ऊपर नीचे मूव करती हैं। ठीक है ना, एक दूसरे के सहारे मूव करती हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहली प्रोसेस थी उसे कहते हैं अपसारी किनारा। मतलब इसमें जो प्लेट की जो बाउंड्री होती है, जिसमें प्लेट एक दूसरे से दूर मूव करती हैं, उन प्लेट बाउंड्री को कहते हैं अपसारी किनारा, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। ठीक है, दूसरी कंडीशंस में जब प्लेट एक दूसरे के नजदीक आती हैं तो उसमें प्लेट बाउंड्रीज क्या कहलाती हैं? अभिसरण सीमा। ठीक है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। और तीसरी कंडीशंस में जब वो एक दूसरे के सहारे मूव करती हैं तो उसमें प्लेट बाउंड्रीज को रूपांतर सीमा कहते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की प्लेट बाउंड्रीज हो गई। ठीक है,
मध्य महासागरीय कटक से प्लेट एक दूसरे से दूर भागती है और महासागरीय किनारों पर प्लेट सबडक्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमने देखा था कि मध्य महासागरीय कटक से क्या हो रही हैं, प्लेटें एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। मतलब यहाँ पर कैसा किनारा है, अपसारी किनारा। और जब यहाँ पर महाद्वीपीय किनारों पर प्लेटें सबडक्ट हो जाती हैं तो यहाँ पर प्लेट बाउंड्रीज कैसे हैं, अभिसरण सीमा। ठीक है, तो इन प्लेटों की मूवमेंट के कारण ही महाद्वीप और महासागरों का निर्माण होता है। मध्य महासागरीय कटक से प्लेट एक दूसरे से दूर भागती है और महासागरीय किनारों पर प्लेट सबडक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से प्लेटों की गतिशीलता के कारण महाद्वीप और महासागरों का निर्माण होता है। तो वेगनर महोदय ने केवल महाद्वीपों के गतिमान होने की बात कही थी, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्लेट नहीं माना था, उन्होंने केवल महाद्वीप माना था, जबकि एक्चुअल में महाद्वीपों के साथ साथ महासागर ये दोनों मूव करती हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्लेट का हिस्सा है। प्लेटों के गतिमान होने से क्या होता है, प्लेटों के गतिमान होने से बनती हैं नई पर्वतमालाएं। ठीक है, तो रॉकीज और एंडीज पर्वतमालाओं का निर्माण, अल्पाइन पर्वतमालाओं का निर्माण, ठीक है, मतलब आल्प्स और हिमालय पर्वतमालाओं का निर्माण। तो वेगनर जिसको स्पष्ट नहीं कर पाए वो प्लेट टेक्टोनिक स्पष्ट कर सकती है। अब सारी प्लेट किनारों पर ज्वालामुखी मेखला का निर्माण होता है। ठीक है, हमने जो मिड ओशियनिक रिज देखी थी, ठीक है, वो अब सारी प्लेट किनारे थे। अभी सारी प्लेट किनारों पर भूकंप जोन बनते हैं। तो हमने जाना था कि महाद्वीपीय किनारों पर जो गहरे भूकंप जोन क्यों पाए जाते हैं, वो प्लेट टेक्टोनिक से स्पष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबडक्शन जोन होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर गहरी खाइयां मौजूद होती हैं, तो गहरे भूकंपीय जोन यहाँ पर बनते हैं। प्लेट टेक्टोनिक से भूकंप की सही व्याख्या प्रस्तुत की जा सकती है कि प्लेट जब एक दूसरे के समीप आती है और टकराती है तो उनके टकराने से जो कंपन होता है उसी से पृथ्वी कांपती है, जिसे भूकंप कहा जाता है। और महासागरों की तली का निरंतर प्रसार होता है। मध्य महासागरीय कटक के सारे हमेशा नई तली बनती रहती है। ठीक है, नए भूप्रपट्टी का निर्माण होता रहता है। तो प्लेट टेक्टोनिक से इतने सारी चीजें हम आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। तो वेगनर महोदय ने जिस पिंजर का कंसेप्ट दिया था और बताया था कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, वो एक्चुअल में प्लेटों का विस्थापन था। ठीक है, जिसकी वजह से महाद्वीपों के साथ साथ महासागरों का भी विस्थापन हुआ है। ठीक है, और ये प्रस्तुत किया जा सकता है प्लेट टेक्टोनिक की वजह से। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें आपने जाना प्लेट टेक्टोनिक और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वर्क हार्ड बट जॉयफुली।